प्यारे बच्चों दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन को। कितने दोस्तों? टॉप 20 क्वेश्चन को। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, यूपीएससी सीसेट हुआ, आरपीएफ हुआ, बीएड हुआ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ये पार्ट 76 है। इससे पहले पार्ट 75 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। चैनल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। सभी के सभी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप नए हैं, नए बच्चे हैं, कुछ भी नहीं जानते तो भी आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे क्या कह रहा है, उसके बाद हम जानेंगे इसकी ट्रिक, इसका कंसेप्ट होता क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि फ्लेयर बराबर है 93 तो ब्रीफ बराबर क्या होगा। फ्लेयर कहने का इसका मतलब ये है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लेयर को 93 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रीफ को क्या लिखा जाएगा। तो क्या करेंगे, हम फ्लेयर को लिख लेंगे। किसको? फ्लेयर को यूँ लिख लेंगे। और ये कह रहा है कि 93 है। अगर आपको A to Z 1 से लेकर 26 तक याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे तो आप सेकेंडों में उड़ा देंगे। और अगर इनका उल्टा क्रम याद है, जैसे A का अपोजिट होता है Z, B का अपोजिट होता है Y, इनकी नंबरिंग याद है, जैसे A का 1 होता है तो Z का 26 हो जाएगा, B का 2 होता है तो Y का 25 होता है, नंबर का भी उल्टा याद है। ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन फंसने हैं एकदम कंपलसरी, ये जान जाइए। उनको आप सेकेंडों में कर लेंगे। ऐसे अगर करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगी कि एग्ज़ाम में हो गया काम आपका। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीधे मतलब जो क्रम होता है इनका उस हिसाब से इसको पुट करेंगे। जैसे एफ का 6 होता है रखेंगे, एल का 12 होता है रखेंगे, ए का 1 है, आर का 18, ई का 5 है। सबको हम जोड़ लेंगे, सबको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 8 5 13 14, 14 2 16 16 और 6 दोस्त हो जाएगा 22 और 2 2 4 42 आ रहा है। आना चाहिए 93, आना चाहिए 93, आ रहा है 42। तो मैटर फंस गया आपका। चलिए अब क्या करेंगे, इसका उल्टा क्रम का एक ट्रिक होता है, तरीका जानिए। अगर आपको याद नहीं है उल्टा क्रम या एग्ज़ाम में बैठे भूल गए, कंफ्यूज में, प्रेशर में भूल गए, ऐसा होता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया, कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती है प्रेशर की वजह से दिमाग से निकल जाती है। तो अगर तरीका ट्रिक मालूम रहती है तो वो आपको याद रहती है, वो भूलती नहीं है। तो देखिए मान लीजिए एफ का 6 है, हमें इसका अपोजिट नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इस 26 में से 6 को घटाएंगे और +1 कर लेंगे। 26 में से 6 को घटा के +1 कर लेंगे तो 20 + 1 21 हो जाएगा। यानी एफ का अपोजिट होता है नंबर 21। एफ का अपोजिट नंबर क्या होता है? 21 होता है। तो इससे पता चल गया कि एफ के अपोजिट यू होता है, यू होता है 21वें नंबर पर। ये भी पता चल जाएगा आपको। ये तरीका ऐसा बहुत बेस्ट तरीका है ये। इसी तरीके से 12 है, 26 में से 12 घटाएंगे, 14 एक जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस हम करते जाएंगे। फिर प्लस ए का 1 है, 26 में से 1 को घटाएंगे, 25 एक जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। फिर प्लस 18 है, 26 में से 18 को घटाएंगे 2 4 8 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे 9 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस बनाएंगे, 26 में से 5 घटाएंगे 21, एक जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। हो गया काम। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 9 2 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 1 23, 2 2 4 2 6, 6 2 8 1 9, यानी कितना हो गया 93। देखिए बिल्कुल 93 आया है कि नहीं। बस यही ट्रिक लगाएंगे इसमें भी, यही कंसेप्ट, यही लॉजिक दोस्तों हम क्या करेंगे, ब्रीफ में लगा के नंबर को निकाल लेंगे। कैसे, चलिए फटाफट कर लेते हैं, टाइम नहीं लगेगी। यहाँ पर देखिए ब्रीफ है, ठीक। यहाँ पर क्या है, BREIF। बी का होता है 2, 26 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों आपका कितना बचेगा 24, एक जोड़ लेंगे 25 हो जाएगा। प्लस बनाएंगे, आर का होता है 18, 18 का मतलब अभी निकालें ऊपर आएगा 9, प्लस ई का होता है दोस्तों कितना 5, इसका भी अभी निकालें हो जाएगा 22, प्लस आई का होता है 9 तो इसका अपोजिट 18 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर का होता है 18, इसका अपोजिट 9 तो 9 का अपोजिट 18, प्लस एफ। कुछ चीज़ें ऐसे ही आपको याद हो जाएंगी। एफ का 21। चलिए अपोजिट प्लस हमने लिख लिया, अब जोड़ लेते हैं। 8 1 9 9 11, 11 और 9 20, 20 5 25, 25 हो गया। बचा 2 2 4 1 5 2 7 2 9, 95। क्या आ गया दोस्तों 95, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए अगला देखते हैं। जिसका आंसर आता रहेगा आप लोगों को उसको कमेंट करते रहिएगा ताकि हमको पता चले कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए, किस लेवल का क्वेश्चन चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि द्रव्यमान का संबंध जैसे ग्राम का है वैसे इस मसिंग नंबर का संबंध सेल्सियस से कैसे होगा। या कह सकते हैं कि ग्राम का संबंध जैसे द्रव्यमान से वैसे सेल्सियस का संबंध किससे होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा। द्रव्यमान और ग्राम उसको सोचिए सिर्फ क्या चीज़ है। द्रव्यमान एक भौतिक राशि है, ग्राम उसका मात्रक है। यानी भौतिक राशि और भौतिक मात्रक दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेल्सियस किस चीज़ का मात्रक है, किस राशि का मात्रक है, यही बस आपको बताना है। ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है तो सेल्सियस किसका मात्रक है, फटाक देना कमेंट कर दीजिए। आर्द्रता का, नमी का, ऊर्जा का, तापमान का। ऑब्वियसली यार तापमान का मात्रक और किसका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
अब यहाँ पर कह रहा है नंबर एनोलॉजी के क्वेश्चन में कि जैसे 9 से 810 बना हुआ है वैसे 6 से क्या बनेगा। देखिए 9 से 810 बनाने के दो तरीके हैं। एक तो मैं कहूँ कि 9 का स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा 81, 81 में 0 लगा दीजिए, 810 बन जाएगा। लेकिन अगर यही ट्रिक इस पे लगाते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर करते हैं होता है जाएगा 36, 0 लगा देते हैं तो 360 हो जाएगा। कहीं 360 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। फिर क्या तरीका है, मैं कहूँ कि 9 का स्क्वायर कीजिए 81 आएगा, ठीक, फिर 9 का क्यूब भी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 9 1 10, 8 2 10 1 11, 810 ऐसे आ रहा है। यही काम यहाँ पर भी करूँगा, पहले 6 का स्क्वायर करूँगा तो 36 हो जाएगा, फिर 6 का मैं क्यूब कर दूंगा तो 216 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ दूंगा, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 252। ऑप्शन देखिए बी इज़ द राइट। अगला देखते हैं, आप लोग भी करते रहिएगा और चेक करते रहिएगा क्या आपका आंसर सही है या गलत है, कमेंट भी करते रहिएगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जैसे एलिमेंटों का संबंध NQTW से है वैसे GHIJ का संबंध यहाँ पर किससे होगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है कि इसको लिख लेना है, ठीक, एलिमेंट O को लिख लेना है और एलिमेंटों का नंबर कर देना है, जैसे L12, M13, N14 और O15 है, ठीक। उसके बदले बन क्या रहा है, आप कहेंगे कि इसके बदले बन रहा है NQTW, तो इसका भी नंबर कर देंगे 14, Q होता है 17, T होता है 20 और दोस्तों W होता है 23। अब इन पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे एक एक की वृद्धि हो रही है, +1 हुआ, +1 हुआ और यहाँ पर भी +1 हुआ। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे तो 14 3 17 +3 हो रहा है, 17 3 20 +3 हो रहा है, 20 3 23 +3 हो रहा है। यही काम यहाँ पर करेंगे। अब उठा लेंगे GHIJ को, जिसके बदले में पूछ रहा है GHIJ। जी का आप जानते हैं 7 होता है, H 8 होता है, I 9 होता है, J 10 होता है। इधर देखिए एक एक का अंतर है, 7 8 9 10, यानी कि यही सेम चीज़ हो रही है। लेकिन ये जो शुरू किया गया, ये 3 3 वाला अंतर इधर वाला, वो कहाँ से उठाया गया वो ध्यान दीजिए। N यानी 14 उठाया कहाँ गया से, तीसरा नंबर वाला उठाया गया यानी N को। तो इसमें भी क्या करेंगे, तीसरे नंबर वाला जो I है उसी को हम उठाएंगे, वहीं से काम स्टार्ट कर देंगे। यानी 9 है, 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 पे L आता है, 3 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 पर O आता है, 3 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 पे R होता है। इस तरीके से 3 3 की वृद्धि में हम जोड़ करके सेट कर लेंगे। ILOR ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि संख्या 8 2 6 1 4 7 9 के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। क्या है, 8 है, 2 है, 6 है, 1 है, 4 है, 7 है, 9 है। कह रहा है कि ये जो संख्या है इनके अंकों को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया जाए तो कितने अंक ऐसे हैं कि वो अपनी जगह से नहीं हिले डुलेंगे बल्कि वहीं पे रहेंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको अंकों को आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे यानी एक नंबर ले लिया। उसके बाद 2 नंबर आता है, 3 नंबर है नहीं तो उसके बाद 4 नंबर ये वाला लेंगे, 5 नंबर है नहीं तो 6 नंबर लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 9 लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन कौन ऐसे हैं जो कॉमन बन गए हैं। देखिए 8 के नीचे 1 आया है, 2 के नीचे 2 आया यानी 2 कॉमन है, यानी वो अपनी जगह पे स्थिर है, वो हिला नहीं है। 6 4 है, 1 6 है, 4 7 है, 7 8 है और 9 को देखेंगे वो भी अपनी जगह पर स्थिर है, कॉमन है, वो भी हिला नहीं। तो इसका तरीका यही होता है, इससे पता चलेगा ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि कहाँ जुड़वा दिख रहे हैं, बस वो हिले नहीं है, वही क्या होंगे, आंसर आपके हो जाएंगे। तो कैट आया है 2 1 1 9 है, यानी कि 2 अंक ऐसे हैं जो अपरिवर्तित हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए अगला देखते हैं। डाइस, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। कह रहा कि उस उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। क्या कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता नहीं कह रहा है, नहीं बनाया जा सकता। तो इसका तरीका सीख लीजिए, अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए ओपन डाइस को जब बंद किया जाता है, अगर मान लीजिए 4 पार्ट ऐसे हैं, 1 2 3 4, तो किस तरीके से ये काम करता है। ये काम करता है, पहला तीसरे के अपोजिट चला जाएगा, दूसरा चौथे के अपोजिट, और अगर इस साइड और इस साइड है तो वो साइड वाला दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे। यही डाइस का रूल है, डाइस का यही रूल होता है। पहला तीसरे के, दूसरा चौथे के अगर बगल वाले एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये लाइनिंग जो डबल लाइनिंग, ये क्या होगा, षटभुज के अपोजिट चला जाएगा। ये ब्लैक सर्किल छोटा सा जो है वो क्रॉस के अपोजिट, और ये स्टार जो है 4 बिंदु के अपोजिट चला जाएगा। और आपको पता होना चाहिए जो जिसके अपोजिट होगा बंद करने पर वो उसके बगल वाले फेस पे कभी भी नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लाइनिंग वाला है तो इसके अपोजिट षटभुज है, तो कभी भी बंद करने पर इसके बगल में नहीं आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइनिंग है, तो अब यहाँ पर इसके बगल में षटभुज नहीं आना चाहिए, तो नहीं है। देखिए षटभुज इसके बगल में नहीं है। चलिए अब यहाँ पर बिंदी है तो इसके बगल में दोस्तों क्रॉस नहीं है, नहीं आना चाहिए क्योंकि क्रॉस इसका अपोजिट होता है। ऐसे स्टार जो है, स्टार के अपोजिट क्या है, 4 बिंदु वाला है, तो 4 बिंदु वाला इसके बगल में नहीं है क्योंकि वो उसके अपोजिट होगा, इस साइड होगा।
तो ये बनाया जा सकता है, लेकिन कह रहा कि बनाया नहीं जा सकता, हमें वो ढूंढना है, लेकिन ये तो बनाया जा सकता है। चलिए इसको छोड़ दीजिए। हम यहाँ पर बिंदी है, तो बिंदी की अपोजिट होता है क्रॉस वाला, देखिए इसमें, लेकिन क्रॉस वाला तो इसके बगल में दे दिया, यहीं पे मामला बिगड़ गया, यानी इसको नहीं बनाया जा सकता, पहले ही में फेल हो गया, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बाकी आप चेक कर सकते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर तो यहाँ पे मिल चुका है, यही नहीं बनाया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर घन और घनाभ का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कह रहा है कि एक घनाभ 3 × 3 × 15 सेंटीमीटर क्यूब को 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आप घनाभ को जानते हैं, घनाभ वो होता है जिसकी क्या हो, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई बराबर ना हो, वो घनाभ होता है। 3D आकृति वाला, ये जो 3D आकृति वाला है, एक होता है घन। घन वो होता है जिसके सभी ऊंचाई चौड़ाई और गहराई सारी की सारी बराबर, वो होता है घन। तो वही कह रहा है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई तो बराबर है, या कह सकते हैं लंबाई ऊंचाई तो बराबर है, मगर ये क्या गहराई अलग है। देखिए 3 3 15 दिया हुआ है, यानी दो चीज़ें, लंबाई चौड़ाई या गहराई, कुछ कोई दो भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दो इसमें क्या है बराबर है, एक अलग है, तो घनाभ हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया इसको 3, इसको 3 ले लिया, ठीक, इसको 3 ले लिया, और इस वाले को क्या किया 15 ले लिया। चलिए अब इसको कह रहे हैं कि छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के आकार के घनों में काटा गया। यहाँ से जैसे यहाँ से घन करके ऐसे ऐसे 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा लंबा, ये सारी भुजाएं इसकी क्या है 3 सेंटीमीटर की बराबर है, तो इसीलिए इसको घन कहा जाता है। सभी चीज़ें बराबर है तो घन है, एक चीज़ भिन्न हो गई तो घनाभ हो गया। तो वही कह रहा है कि ये ऐसे काटा जाता है, तो कितने ऐसे छोटे छोटे घन इससे निकल सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा सिंपल सा सूत्र होता है, छोटे घनों की संख्या, छोटे लिख लीजिए, मैं सिर्फ घनों की संख्या लिख देता हूँ, छोटे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, किसका, घनाभ का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे में छोटे घन का आयतन। घनाभ का आयतन खुद ऑलरेडी दिया हुआ, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि एक घनाभ 3 × 3 × 15 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 3 × 3 × 15 उस घनाभ का आयतन दिया हुआ है। 3 × 3 × 15 क्या है, उस घनाभ का आयतन दिया हुआ। और घन का आयतन आप जानते हैं भुजा का घन होता है, यानी कि जो 3 सेंटीमीटर की भुजा है उसको हम 3 बार लिखेंगे। घन का भुजा का घन का मतलब क्या हुआ, 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 × 3 ये होता है घन का आयतन, भुजा का घन। तो वही छोटे घन का हमें आयतन लिखना था। चलिए 2 3 से 2 3 कट गया, एक 3 बचा, तो 3 से काट दे, 3 5 15, यानी कि छोटे घन की संख्या कितनी आ गई 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में दोस्तों मजा आई होगी। चलिए अगला देखते हैं। मैं जानता हूँ कि सबसे इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा समझना होता है, अपने दिमाग का 0.000001% समझ लीजिए लगाना है इसमें, और कुछ नहीं लगाना है। क्या कह रहा है, निम्न आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक द्वारा दर्शाया गया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जो सर्किल है ये गंभीर को दर्शा रहा है, ये जो आयत है ये क्रिकेट खिलाड़ी को दर्शा रहा है, ये जो वर्ग है ये लड़कों को दर्शा रहा है, और ये जो त्रिभुज है वो लड़कियों को दर्शा रहा है। तो जिस का नाम का जिक्र करेगा उस जो है आकृति के घेरे वाले अंकों को हमें चूज करना है। कह रहा है गंभीर। चलिए ये गंभीर का मतलब सर्किल की बात हो रही है, किसकी, सर्किल की, इस सर्किल की। फिर उसके बाद कह रहा है गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी, यानी इस आयत की बात हो रही है। क्रिकेट खिलाड़ी का मतलब इस आयत सर्किल के बीच वाले भाग को कहते हैं, ठीक। लेकिन फिर साथ साथ लड़कों कह रहा है, लड़कों का मतलब इस वर्ग की भी बात अब हो रही है, यानी वर्ग सर्किल और आयत से घिरी हुई आकृति, त्रिभुज में ना है क्योंकि लड़कियों की बात नहीं हो रही है। गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़के, यानी कि ये आपका वर्ग हो गया, ये आपका सर्किल हो गया, और ये आपका आयत हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो पंचभुज बन रहा है, पंचभुज बन रहा है, जैसे ये पंचभुज बन रहा है, इस तरीके से पंचभुज नहीं बनेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे चाप टाइप बन गया है, समझिए एक तरीके से पंचभुज टाइप जो बन रहा है, उसी के बीच के अंदर जो छिपा हुआ अंक है उसी की बात हो रही है। तो सिर्फ 2 ही दिख रहा है ये वाला, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब जब आपने डायग्राम का क्वेश्चन कर लिया तो लगे हाथ इसको भी निपटा लेते हैं, वेन डायग्राम को। कह रहा है कि यूरोप भारत कराची जो लिखा हुआ है, बताइए कि कौन सा डायग्राम सही होगा इनमें। आपको ये पता है अच्छी तरीके से कि जितने नाम रहते उतने सर्किल हम बना लेते हैं। यूरोप को यू से दर्शाएंगे, भारत को बी से दर्शाएंगे, और कराची को के से। अब हमें देखना है इनमें रिलेशन क्या है। देखिए भारत जो होता है, भारत जैसे मैंने भारत बना, वो क्या यूरोप में पड़ता है? आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं पड़ता है, भारत तो एशिया में पड़ता है। तो यूरोप को भारत से हम अलग कर देंगे।
अब बचा है कराची। कराची, अब मुझको ये बताइए कराची क्या भारत में पड़ता है? आप कहेंगे कि नहीं वो तो पाकिस्तान में पड़ता है। फिर मैं पूछूंगा कि क्या यूरोप में पड़ता है पाकिस्तान? आप कहेंगे कि नहीं वो भी एशिया में पड़ता है। तो कराची को भी हम क्या करेंगे, भिन्न, यानी सभी एक दूसरे से मेल नहीं खाते, सब अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आपकी कराची की जगह राजस्थान होता तो कैसे बनाते? तो ये भारत हो जाता और बीच में राजस्थान हो जाता और ये वाला भारत हो जाता, ये डायग्राम ऐसे बनता और यूरोप को हम ऐसे निकाल देते। अगर एशिया रहता है यूरोप की जगह तब तो ये बड़ा वाला एशिया हो जाता, ये वाला भारत हो जाता और ये राजस्थान हो जाता। इस तरीके से रिलेशन निकाला जाता है और डायग्राम बनाया जाता है। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका आंसर। अगला, इस आकृति वाले क्वेश्चन में क्या करें, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। अब इस आकृति पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। अब इनमें भिन्न आकृति चुननी है। तो पहला देखेंगे तो आपका अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है लेकिन इसमें एक लाइन खींचा ऐसे ऐसे, अर्धवृत्त और ये लाइन, क्लियर। फिर दूसरा देखिए आपका वर्ग है, ठीक, और इसमें 4 लाइनें हैं। आप कहेंगे कि 2 ही लाइन मुझको दिख रही है ऐसे ऐसे, मैं कहूँगा कि नहीं, जहाँ ये कट गई है उसको हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लेंगे, यहाँ एक लाइन, यहाँ एक लाइन, ये एक लाइन, यानी 4 लाइनें। उसके बाद समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहा होगा तीसरे वाले में, इसमें भी अंदर 4 लाइनें हैं। उसके बाद वृत्त है, इसके अंदर भी 4 लाइनें हैं। इसके बाद त्रिभुज है, इसके अंदर 3 लाइनें दिख रही हैं, देखिए, एक ये, एक ये, एक ये। अब यहाँ पर आपको एकदम क्लियर साफ हो गया होगा लाइन और उससे आकृति से, क्यों मैं कहूँ कि ये आपका अर्धवृत्त है, इसके नीचे ये आधार एक था, यानी एक भुजा थी इसमें, बाकी तो भुजा दिख नहीं रही, चाप था, तो उसी एक भुजा को एक लाइन बीच में ड्रा की गई है। फिर आपका वर्ग है, वर्ग में 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, तो अंदर इसके 4 लाइनें ड्रा की गई। आपका समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, तो इसमें भी 4 लाइनें ड्रा की गई। अब ये सर्किल में तो भुजा एक भी नहीं है, इसके अंदर भी 4 लाइनें ड्रा की गई हैं। यही आपका क्या भिन्न है, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं, तो इसमें देखिए 3 लाइनें ड्रा की गई हैं, यानी चौथा क्या है आपका भिन्न है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला चलिए देखते हैं, यहाँ पर क्या कैलेंडर का क्वेश्चन है। कह 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि 1 जनवरी से पूछ रहा है, 1 जनवरी की बात पूछ रहा है, यानी कि अगर कभी भी 1 जनवरी कोई भी महीना दे दिया जाए, सेम डेट सेम महीना हो, जैसे 1 जनवरी 2006 से अगर कहे 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन आएगा, मान लीजिए 1 जनवरी 2006 को रविवार था, ठीक, तो 1 जनवरी 2007 को कौन, 1 साल का अंतर हो, कभी भी ऐसा रहे क्वेश्चन 1 साल का अंतर रहे, तो रविवार जो है उसमें 1 प्लस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 1 साल का पूरा अंतर हो, जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी, या 2 फरवरी 2 फरवरी, 20 मार्च 20 मार्च, वो महीना और डेट नहीं चेंज होनी चाहिए, सिर्फ साल एक कूद जाए तो 1 प्लस करेंगे। लेकिन अगर लीप ईयर की बात हो जाए, इसकी लीप ईयर की, जैसे 2008 की बात हो जाए और वो भी फरवरी उसमें आया रहे, पूरा का पूरा फरवरी पूरा का पूरा आया रहे, और 2008 की बात की जाए तो यहाँ पे 2 दिन ऐड करेंगे, यानी रविवार में क्या करेंगे, +1 के बजाय +2 करेंगे, तो सोमवार के बजाय मंगलवार आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है, लीप ईयर का ज़रूर ध्यान देना है। अब चूंकि यहाँ पर 2007 के बजाय 2010 की बात कर रहा है, 2010, तो 2006 से 2010 के बीच कितने साल होते हैं, आप कहेंगे कि 4 साल। तो जो आपका रविवार है उसमें तो पहले पूरा हम क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे, 4 साल में 4 दिन आगे जाएंगे, 1 साल में 1 दिन, 4 दिन में 4 साल में 4 दिन। लेकिन 2006 से 2010 के बीच हम देखेंगे कि कितना लीप ईयर आ रहा है, कितना लीप ईयर, 2006 तो है नहीं। लीप ईयर का पहचान का तरीका क्या होता है, देखिए अगर ईयर है तो 4 से काट के देखेंगे, जो कट गया लीप ईयर है। शताब्दी है तो उसको 400 से काट के देख लेंगे, अगर कट गया तो यानी 4 और 400 से काटेंगे, कट जाएगा तो वो लीप ईयर है। 2006 काटिए, नहीं कटेगा, ठीक, 2010 भी नहीं कटेगा, 2006 नहीं कटेगा, 2007 नहीं कटेगा, लेकिन 2008 कट जाएगा और 2009, यही होते हैं इसमें, 2006 2007 2008 2009, ठीक है। तो अब इसमें सिर्फ 2008 क्या लीप ईयर है, 1 साल ऐसा आ रहा है जो कि लीप ईयर है, तो क्या करेंगे, उस लीप ईयर की वजह से 1 प्लस और इसमें कर देंगे, यानी रविवार में हम 5 प्लस करेंगे, तो रवि सोम मंग बुध बी और आपका शुक्र, क्या हो जाएगा आपका शुक्रवार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, घड़ी का क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है तरीका इसको सॉल्व करने का। कह रहा है कि 9 से 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। 9 और 10 के बीच, मान लीजिए कि ये आपका 9 है और ये आपका 10 है। कह रहा है कि 9 और 10 के बीच मिनट और घंटे वाली सुइयाँ कब एक दूसरे के इस तरीके से सीध में होंगी, वो टाइम हमें निकालनी है।
तो एक सिंपल सा पहले लॉजिक को समझ लेते हैं। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट करा दूंगा, वरना मगर समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये 12 है मिनट वाली सुई, और घंटे वाली कहाँ है 2 पर, कहाँ है 2 पर, 2 बज रहा है। अगर मान लीजिए 3 बजाना है तो घंटे वाली सुई 3 पर आ जाएगी, और मिनट वाली सुई क्या करेगी, इस तरीके से पूरा एक चक्कर लगाएगी। घंटे वाली सुई 2 से 3 पर आई, यानी 5 मिनट का सफ़र तय की कौन, घंटे वाली सुई। लेकिन उतने ही समय में मिनट वाली सुई कितने मिनट का सफ़र तय करी, आप कहेंगे 60 मिनट का सफ़र तय की। यानी कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना अधिक दूरी तय कर रही है। आप कहेंगे कि जब घंटे वाली 5 मिनट का दूरी तय कर रही है, उतने में मिनट वाली सुई 60 का तय कर रही है दूरी, तो मिनट वाली सुई 55 मिनट की अधिक दूरी तय कर रही है। कितने घंटे में, 1 घंटे में कहिए या 60 मिनट में कहिए। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने जो है अधिक दूरी तय करेगी घंटे वाली सुई से, तो आप कहेंगे 60/55 कर लीजिए, यानी 12/11। इसी की मैं बात कर रहा था। 5 से काटेंगे 12, नीचे आएगा 5 से काटेंगे 11। 12/11 मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि ये कैसे आया। अब यहाँ पर आते हैं, कह रहा कि कब 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ एक साथ हो जाएंगी, यानी एक दूसरे के सीध में हो जाएंगी। अगर मान लीजिए कि 9 बजेगा तो ये घंटे वाली सुई यहाँ पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। जब ये मिनट वाली सुई पूरा इस तरीके से 45 मिनट का सफ़र तय करेगी, उसके बाद जब आगे बढ़ेगी तभी घंटे वाली सुई के सीध में आएगी। यानी इसको 45 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो वो 45 मिनट की दूरी तय करने में ये घंटे वाली सुई से कितना आगे निकल जाएगी, बस वही हमें निकाल देना है। यानी कि 12 बटे में जो 11 1 मिनट में आया, वही 45 मिनट में हमें निकालने के लिए यानी 45 से गुणा कर देना है। बस आपका आंसर आ जाएगा। बस एक काम और इसमें और कर देना। चलिए करते हैं फटाफट। देखिए सही बट्टे में सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहले ऊपर का कर लेते हैं। इसमें गुणा 12 5 60 हो जाएगा, 12 चौको 48, 48 और 6 54 हो जाएगा। बटे में 11 सही बटे में तोड़ लीजिए। 11 चौको 44, 11 99, 1 बटे में 11। 49 सही 1 बटे में 11 मिनट पर, यानी कि 49 सही 1 बटे में 11 मिनट पर ये एक दूसरे के सीध हो जाएंगे। लेकिन 9 और 10 बजे के बीच में पूछ रहा है, जैसे यहाँ के करीब होगी 49 सही, तो यहाँ के करीब जब होगी तो दोस्तों ये पूछ रहा है ये कि 9 और 10 बजे के बीच में, तो टाइम पूछ रहा है तो 9 बजकर यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि 9:49 सही 1 बटे में 11, क्योंकि 10 बजे के बीच पूछ रहा है, 10 बजकर थोड़ा ना 49 सही, तो 11 बजे के बीच में हो जाएगा। तो 9 यानी छोटा वाला जो नंबर होगा, छोटी वाली संख्या यानी 9, उसको पहले हम लगा देंगे, यानी 9:49 से 1 बटे 11 मिनट क्या होगी, दोनों सुइयाँ एक सीध में हो जाएंगी। ऑप्शन डी देखिए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए बी सी की आयु का अनुपात 5 8 9 है। यदि ए तथा सी की आयु का योग 56 वर्ष हो तो बी की आयु क्या होगी। कह रहा है कि ए बी सी की आयु का अनुपात 5:8:9 है। कह रहा है कि यदि ए प्लस सी यानी ए और सी की आयु का योग 56 वर्ष हो तो कह रहा है कि बी की आयु क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल तरीके से हम निकालेंगे। देखिए ए और सी की आयु का योग 56 दिया हुआ है, और ए का अनुपातिक मान 5 है और सी का अनुपातिक मान 9 है। तो क्या करेंगे, इनके अनुपातिक मान को हम जोड़ लेंगे। अनुपातिक मान को जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा। अनुपातिक मान 14 है और इन दोनों का आयु का मान कितना है, 56 है, यानी कि 14 का मान 56 दिया हुआ है। ऐसे समझिए 14 अनुपात का मान 56 वर्ष दिया हुआ है, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, यहीं से हम निकाल लेंगे 56 बटे में 14, यानी 14 चौको 56। एक अनुपात मान कितना आ गया, 4 आ गया है। हमें बी की आयु निकालनी है, तो बी का अनुपात कितना है, 8 है। बस इस 8 का इसमें 4 में गुणा कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात का मान 4 आया, तो 8 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 8 गुणे 4 हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी कि कितनी आ गई इसकी आयु, 32 वर्ष आ गई बी की आयु। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखते हैं, गणितीय संक्रिया क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 13 गुणे 12 बराबर 6 से 51, 41 गुणे 23 बराबर 4, तो 48 हो, तो 24 गुणे 22 बराबर क्या होगा। देखिए 13 गुणे 12 बराबर 6 से 51 लाएंगे हम कैसे। अगर हम डायरेक्ट इसका गुणा कर देते हैं, 13 दूना के 26 हो जाएगा, 13 करने 13, 13 दो 15, 156 होगा, जो कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे, हम इनके अंकों को पलट करके गुणा कर देते हैं। 13 के बजाय 31 हो जाएगा, 12 के बजाय 21 हो जाएगा। अब करके देखिए 31 से करने 31, 31 दूना के 62, अब 62 और 2 तो 3 65, 6 से 51 आ गया, 6 से 51 आ गया। चलिए पहले चेक करते हैं क्या ये लॉजिक इसमें भी काम कर रही है, यानी 41 गुणे 23 वाले में। देखिए 41 को हम क्या करेंगे, 14 बना देंगे, 23 को हम 32 बना देंगे, तो 14 दूना के कितना होता है दोस्तों, 28 को 8 और 14 3 42 और 2 दोस्तों 44, 448 बिल्कुल आ गया। देखिए 448 हमारा काम बन गया। अब आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक। चलिए देखते हैं अगला। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है।
देखिए सारे टाइप हर चैप्टर से मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँ, वो इजी चैप्टर हो या हार्ड लेवल का चैप्टर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सारी चीज़ें इजी बना दूंगा। सीटिंग अरेंजमेंट में देखिए क्या कह रहा है कि ABCDE 5 विद्यालय उत्तर की ओर उन्मुख है। आपको दिशा मालूम है कि नहीं? जब उत्तर कह दिया तो इसका मतलब उत्तर ऊपर की ओर मुख बनाएंगे, दाएं पूरब, बाएं पश्चिम, नीचे दक्षिण। कह रहा है कि उत्तर की यानी 5 विद्यालय इस तरीके से उनका मुख है, उत्तर की तरफ रहेगा तो आपका ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्यों 5 विद्यालय से उत्तर की तरफ? क्योंकि उत्तर की तरफ जब मुंह रहता है तो जो आपका दायां उनका दायां होता है, जो आपका बायां उनका बायां, ये दाएं बाएं में कन्फ्यूजन नहीं होगी जब उत्तर की तरफ मुख रहेगा तो। क्लियर? चलिए अब इसको हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमें पोजीशन पता नहीं है तो उसको ऐसे नहीं रखेंगे, बस एक सीधी रेखा बनाएंगे ठीक इस तरीके से और दायां बायां लिख लेंगे, इतना काम कर लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि ए ई और बी के बीच में, कह रहा है कि ए जो है ई और बी के बीच में, देखिए दो कंडीशन बनेगी, एक तो ऐसे भी हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है, बी इधर रहे ए इधर रहे, यानी ए तब भी ई बी के बीच में होगा, और ये वाली कंडीशन में भी ए ई बी के, दो कंडीशन बनेगी। अब दोनों में कौन सी सही है वो आगे क्वेश्चन ही फैसला करेगा। आगे कह रहा है ई डी के दाईं ओर है, कह रहा है कि ई जो है डी, अगर मान लीजिए डी को हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या इसके दाईं ओर होगा? बिल्कुल दाईं ओर, देखिए दायां इधर है, तो वही कह रहा है कि ई जो है डी के दाईं ओर है, यानी कि ये वाली हमारी फेल हो गई, यही हमारी पोजीशन सही थी। वरना अगर इसमें हम डी को यहाँ पर रखते तो दोस्तों ई जो है डी के बाईं ओर हो जाता, हमें ई को डी के दाईं ओर रखना है। समझ में आ गया? चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि सी और डी दो छोर पर हों, कह रहा है कि सी और डी, जैसे मान लीजिए डी तो एक छोर पे आ गया, यानी सी को अगर इधर रखेंगे तो ये दूसरे छोर पे हो जाएगा। वही कह रहा है सी और डी अगर एक छोर पर हों, यानी एक छोर पर ये हो एक छोर पर ये हो, बाकी बीच में 3 तो ये हैं, तो 5 ही विद्यालय की बात हो रही थी, 5 तो हमने सेट कर दिया हो। तो कह रहा कि सी के बाईं ओर कौन सा स्कूल है? सी के बाईं ओर, यानी सी यहाँ पर है तो इसके बाईं ओर बी ही तो दिख रहा है, ऑप्शन डी इज द राइट अरेंज का आंसर, इसके बाईं ओर बी है। अगला देखते हैं। अब यहाँ दिशा दूरी एक बार और मैं बता देता हूँ, दिशा दूरी में ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, नीचे दक्षिण, ये तो ये मैप आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, ये मैप आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक दिन रवि घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला। मान लीजिए कि रवि का घर होम यहाँ पर था, कह रहा है कि दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर, कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला, साइकिल चलाई, साइकिल से जा रहा है, कह रहा है 10 किलोमीटर साइकिल चलाई दक्षिण की ओर, और दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। दाहिने मुड़ा का मतलब जब दक्षिण की ओर रहेगा तो जो उसका दायां कह रहा है तो आप बाईं ओर मुड़ेंगे, यानी उल्टा उसके मुड़ेंगे, दाहिनी ओर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप बाईं ओर मुड़ेंगे, और कह रहा है कि 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर कह रहा है कि और दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर कह रहा है दाईं ओर मुड़ा। अब देखिए ये दिशा पश्चिम वाली दिशा है, और पश्चिम दिशा का मतलब जहाँ दाएं मुड़ेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, यानी कि दक्षिण दिशा में। अब ये सॉरी उत्तर दिशा में, और कह रहा है कि फिर 10 किलोमीटर इसने साइकिल चलाई, यानी कि ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, यानी पहुंच गया बिल्कुल ये अपने घर के सामने वाली जगह पे, यानी इस सेम टू सेम इस वाले फेस पे। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, और फिर बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ा, जब उत्तर दिशा में इसका मुख हो गया, ये क्या उत्तर दिशा है, जब उत्तर दिशा में हो गया, अब दोस्तों ये बाएं मुड़ेगा तो जो आपका बायां है उधर ही मुड़ना है, यानी उत्तर दिशा में रहेगा, जो आपका दायां वो दायां, उसका बायां आपका बायां। अभी पीछे वाला क्वेश्चन कराया हूँ कि दाएं बाएं में कन्फ्यूजन उत्तर दिशा में नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो आप बाएं मुड़ेंगे। कह रहा है कि 10 किलोमीटर चला। इतना चलने के बाद कह रहा है कि उसे अपने घर सीधे वापस पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, यानी यहाँ पे पहुंच गया है तो कह रहा है कि यहाँ से फिर यहाँ वापस जाने के लिए उसे एकदम सीधे ऐसे ही फिर वापस जाना, ऐसे ही तो कितने किलोमीटर साइकिल उसको चलानी पड़ेगी। चलिए यहाँ से देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर तो ये 10 था, इसके सामने ये भी 10 चला है, तो ये जब 5 है तो ये जो दूरी आपकी बची हुई है ये वाली कितनी होगी, 5 होगी कि नहीं, ये आयत बन जाएगा, आमने सामने की भुजा बराबर 5, और ये आपका 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक वापस जाने के लिए 10 तय करना पड़ेगा, ये 5 यानी 10 + 5 यानी कि 15 किलोमीटर इसको दूरी तय करनी पड़ेगी अपने घर वापस आने के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं। सारे क्वेश्चन मज़ेदार है दोस्तों, इस वीडियो में आपको मज़ा आ जाएगी। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, मिसिंग संख्या का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर 30 जिस लॉजिक से आया है, 102 जिस लॉजिक से आया उसी लॉजिक से आएगी, और हमें यही पता करना है कि 30 किस लॉजिक से आया है। देखिए बार बार जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं, जो नंबर हैं, उन्हीं के हिल पे से ही अंदर वाले आएंगे, इतना तो क्लियर है, तो चलिए 1 2 3 4 से कैसे आएंगे, ज़्यादा घुमाने फिराने जो डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। इस 4 को हम लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसके सामने 2 है उसको लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक। उसके बाद ये 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसके सामने 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे,
इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे एक माइनस का चिन्ह लगा देंगे। इतना करना है आपको, इतना करना है, यानी कि तिरछा लेना है। जैसे 4 लिए तो 2 उसके सामने वाला लिए, 3 लिए तो उसके सामने वाला 1 लिए। अब काम निपटा लीजिए। 4 चौको 16, 2 दूना के 4, माइनस क्या हो जाएगा 3 त्रिके 9, 1 एकन्ने 1 बराबर 16 4 20, 20 माइनस 9 1 10। अब घटाएंगे 10 आएगा, लेकिन 10 आ गया, आना चाहिए 30। तो ज़बरदस्ती आप इसमें क्या कीजिए, 3 का गुणा कीजिए तभी 30 आएगा। तो ज़बरदस्ती काम कहीं ना कहीं करना पड़ता है। चलिए इसमें भी करते हैं। 10 है, 8 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। एक कोष्टक में ये रखेंगे, फिर माइनस बनाएंगे, फिर दूसरे कोष्टक में इस 9 को उठाएंगे, 9 9 81 हो जाएगा, प्लस बनाएंगे, फिर उसके सामने 7 है, 7 7 49 हो जाएगा। क्लियर। अब जोड़ लेंगे तो ऊपर 164 हो गया, और उसमें घटा देंगे कितना 81 49 का मतलब ये हो गया 50, 8 5 13 130 घटा देंगे। तो यहाँ पर 34 आ गया है। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि नीचे में भी 3 का गुणा किए। तो 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 तिरिके 9 1 10, 102 आ गया। देखिए बीच में 102 आया है। लॉजिक पता चल गई, सारी चीज़ें पता चल गई। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझको पता चले कि आपको समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, तो इसका चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। सीरीज़ का क्वेश्चन है, कह रहा है 120, फिर कह रहा है कि 440, फिर कह रहा है कि 960, फिर कह रहा है कि 1680, फिर कह रहा है कि मिसिंग, यानी कि क्या संख्या आएगी इस सीरीज़ में अगर आगे बढ़। तो इस सीरीज़ को हम देखेंगे किस हिसाब से आगे बढ़े। जैसे 120 से 440 हुआ है, तो यहाँ पे घटाइए 0 440। अब बड़े में से छोटे घटाते हैं हमेशा, उल्टा मत करिएगा वरना माइनस में आ जाएगा। पीछे वाले से जो आगे वाले का पीछे वाले घटाएंगे तो 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 320 आया। अब 440 960 में से 440 घटाइए तो 4 4 5 4 9, यानी 520 आ गया। ये घटाइए तो 9 7 16 720 आ गया। फिर नेक्स्ट पैटर्न यही देखेंगे। अब देखिए 320 520 720, यानी कि प्लस 120 में 320 जोड़ा, 440 में 520 जोड़ा, और फिर जो है 960 में 720 जोड़ा। किस हिसाब से ये जो जोड़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 200 का अंतर है। इसमें भी देखिए 520 से 720 में 200 का अंतर है, यानी नेक्स्ट पैटर्न उसी हिसाब से बढ़ेगा, 200 के अंतर भी आ रहा है। तो इसमें भी क्या करेंगे, 200 जोड़ देंगे 720 में, तो 7 2 920 हो जाएगा, और इसी 920 को ही 1680 में ऐड करना है कि नहीं करना है। तो देख लीजिए 0 8 2 10 को 0, और 6 9 6 15 16, यानी 2600 आएगा। 1680 में 920 जोड़ेंगे तो हमारा 2600 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए हर चीज़ एक सिस्टम से चलती है, एक क्रम से चलती है। क्रम बिगड़ गया, काम बिगड़ गया। ठीक, यानी कि पहले आपने दीवार खड़ी नहीं की, पहले ही आप छत खड़ी करना चाहते हैं, छत को ढालना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन है। तो अगर मैं कहूँ कि छत पहले नंबर पे, फिर कहूँ कि दूसरे नंबर पे दीवार, जब छत खड़ी ही नहीं हो पाएगी तो दीवार आप कहाँ बना पाएंगे। तो पहले तो दीवार होनी चाहिए, लेकिन दीवार भी नहीं होनी चाहिए। मैं कहूँगा कि जब न्यू ही नहीं है तो दीवार आप कैसे खड़ी कर लेंगे। तो पहले न्यू होनी चाहिए, उसके बाद दीवार होनी चाहिए, उसके बाद छत होनी चाहिए। इस तरीके से तो काम चलता है। तो हर चीज़ मैंने क्या कहा, सिस्टम से, बस उसी सिस्टम को ही हमें यहाँ पे समझना है। कहीं कहीं बड़े और छोटे का सिस्टम दिया रहेगा, कहीं मोटे पत्रे का सिस्टम दिया रहेगा, कहीं स्टार्ट और एंड का सिस्टम दिया रहेगा। तो देखते हैं ये क्या कह रहा है। ज़मीन है, नक्शा है, किराया है, धन है, भवन है। अब ज़मीन, नक्शा, किराया, धन, भवन से क्या तात्पर्य निकल रहा है। यही निकल रहा है कि आपने ज़मीन वमीन खरीदी होगी और उस पर भवन बनवाया होगा और उसके बाद उसको किराए पे दे दिया होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप कहेंगे कि धन की। पैसे के बगैर दुनिया का कोई काम आज के दौर में आप जानते हैं नहीं होता है। पहले धन लेंगे 4 नंबर, उसके बाद उससे ज़मीन खरीदेंगे 1 नंबर, और उसके बाद उस पर नक्शा बनवाएंगे 2 नंबर, उसके बाद उस पर भवन बनवाएंगे 5 नंबर, उसके बाद उसको किराए पर देंगे 3 नंबर, यानी कि 4 1 2 5 3, 4 1 2 5 3, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा, राधिका का परिचय देते हुए किसने कहा, राधिका का परिचय देते हुए, राधिका ये है, इसका परिचय देते हुए बलराम ने कहा, किसने, बलराम ने कहा। देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को जब तक कड़ियों को जोड़ेंगे नहीं, कभी ज़िंदगी में इसके आंसर नहीं आ सकते। इसीलिए कड़ियाँ जो मैं बना रहा हूँ, एरो का चिन्ह बनाएंगे, इसी तरीके से आपको भी करना है। इससे क्या होगा कि रिलेशन निकालने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, राधिका का परिचय देते हुए बलराम ने कहा कि उसके पिताजी, यानी इस राधिका के कह रहा है कि पिताजी, ठीक, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। इस बलराम के पिताजी के कह रहा है कि इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। अब क्या है, ये तो बहुत ईजी है जी। देखिए राधिका के जो पिताजी हैं वो बलराम के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं।
तो जब बलराम के पिताजी के इकलौते पुत्र की बात हो रही है तो वो खुद बलराम ही होगा। बलराम के यानी कि आपके पिताजी का इकलौता पुत्र कौन होगा? आप खुद होंगे अपने आप। देखिए ब्लड रिलेशन में खुद अपने आप पर ही लागू कीजिए क्वेश्चन को। आपके पिताजी का इकलौता पुत्र खुद आप ही होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। चलिए क्वेश्चन क्या करें, बलराम का राधिका से क्या संबंध है? अब बलराम इस राधिका का क्या लग रहा है? तो बलराम के पिताजी का इकलौता जो पुत्र है यानी खुद बलराम, वही तो राधिका का पिताजी है। यानी कि बलराम क्या होगा? राधिका का पिता ही जी होगा, यानी कि पिता। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है एक वीडियो पसंद आओगी। मिलेंगे ऐसे शानदार धमाकेदार टिप्स के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।